हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। बेटा जिसके पास ये समरी बुक नहीं है, प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम माय वेबसाइट www.icleague.com। इसमें डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है बेटा, यहाँ पे समरी बुक जीएसटी की भी, कस्टम्स की भी वहां पे अवेलेबल करा दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिगार्डिंग व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट लेक्चर तक हमने कंपोजिशन स्कीम तक के पढ़ा था। सेक्शंस रिवाइज करेंगे बेटा। सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी। देन हमने पढ़ा सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी का। सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन है, हम वो नहीं पढ़ने वाले। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे और यहां पे आएगा सेक्शन 12, 13, 14। 12 किससे रिलेटेड है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में कैसे आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है वो वहां पे हम देखेंगे। तो बेटा यहां पे आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो हमने सेक्शन सीक्वेंस में पढ़े। सेक्शन 7 से सेक्शन 30 तक के हम पूरा रिवीजन यहां पे सीक्वेंस में करेंगे, आपको याद हो जाएंगे सेक्शंस, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट होते तक। टाइम ऑफ सप्लाई के डिस्कशन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? Time of supply means when the liability to pay tax arises. When the liability to pay tax arises is determined by what? It is determined by time of supply provisions. तो section 12 goods की बात करता है, section 13 service की बात करता है। I have told you in the very first lecture why it is necessary to differentiate between goods and service. Because the provision for time of supply and place of supply are different for goods and different for services. अभी टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसके कुछ सबसेक्शंस हैं, हम पढ़ेंगे इसको कैसे। टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, वाउचर्स के केस में, रेसिड्यू केसेस में, ये सारे केसेस में हम अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो कुछ प्रोविजन सेक्शन 12 और 13 के जो हैं टाइम ऑफ सप्लाई के कॉमन है, कुछ डिफरेंट है, तो हम देखते जाते हैं। लाइन से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पे फर्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अब बेटा यहां पे बहुत इजी कर दिया। गुड्स के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की बात करता है फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई। फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो मैम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। जो एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। व्हाट? एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier। इनवॉइस से लिंक किया है। आपको याद हो तो अपन ने क्लास में एक एक इनवॉइसिंग के प्रोविजन पढ़े थे, उसको लिंक करके टाइम ऑफ सप्लाई के साथ पूरे प्रोविजंस पढ़े थे। तो टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर आपके इनवॉइस से लिंक्ड है। अब यहां पे एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। वो क्या बोलता है कि भाई गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट को भाई इग्नोर करना है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया। सो यहां पे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लाई, जीएसटी इज टू बी पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और on the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued। तो यहां पे आपको पेमेंट को टोटली इग्नोर करना है। मैंने यहाँ स्पेसिफिकली क्रॉस मार्क लगाया बेटा। गुड्स के केस में आपको यहां पे पेमेंट को इग्नोर करना है। नोटिफिकेशन बाय 66/2017 ने बोल दिया कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही लेना है। देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या बोलता है? इट इज अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। व्हाट? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ द पेमेंट, अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू करी है। अब जनरली इनवॉइस कब इश्यू करनी पड़ती है बेटा? सर्विस के केस में। जनरल केसेस की बात कर रहे हैं। जनरल केसेस में मैम करनी पड़ती है 30 डेज में और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के केस में 45 डेज में। तो अगर आपने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दी तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा मैम? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। अब पेमेंट मतलब क्या? जिस दिन आपके बैंक में या बुक्स में, तो अर्लियर ऑफ दीज टू। सो अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू करिए तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, उसमें जो भी अर्लियर रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू करिए। अब इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं करी
30 दिन निकल गए, 40 दिन आ गए, आपने टाइम इनवॉइस इश्यू नहीं करी, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई मतलब किस महीने में टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ रही है, किस महीने में टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ रही है, उससे लेट पे करोगे तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा. So, if invoice is not issued within the prescribed time, then the earliest of the following date of provision of service, जिस दिन आपने सर्विस दी, or date of receipt of payment, or date of receipt of payment, whichever is earlier, दोनों में से जो भी earlier होगा, date of provision of service or date of receipt of payment, whichever is earlier. ठीक है. अब when the above events are unascertainable, ये ऊपर के इवेंट्स असर्टेनेबल नहीं है, मतलब अनअसर्टेनेबल है, आप नहीं समझ पा रहे हो, उस केस में डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री करी, जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री करी, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सप्लायर्स रिसीव्स अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस. ये आपको समझा कब होगा ये, कि भाई जब आपने इनवॉइस भी इशू नहीं करी, ये ऊपर वाला पॉइंट, सी पॉइंट जो भी हम पढ़ रहे थे, जब आपने इनवॉइस भी इशू नहीं करी, पेमेंट भी आपको रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि सर्विस कब खत्म हुई, तो गवर्नमेंट ने बोला छोड़ो भाई, जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री कर रहे हो उसी को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर सकते हैं. देन सप्लायर रिसीव्स अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इंडिकेटेड इन इनवॉइस. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1550 रुपीज का मेरा यहाँ पे बिल हुआ था, बट क्या हुआ, आपने मेरे को 1600 रुपीज दे दिए, 1600 रुपीज दे दिए, राउंड फिगर में कर दिया. मेरा वोडाफोन का बिल आ गया फॉर एग्जांपल 1550 रुपए का, मैंने 1600 का पेमेंट करके रख दिया, मैंने 50 रुपए का एक्सेस पेमेंट किया, यस. तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, 1000 रुपए के एक्सेस पेमेंट तक के ऑप्शन है सप्लायर के पास कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई जब उसका इनवॉइस इशू करेगा वो एडिशनल 50 रुपए का तब ले सकता है. इसके लिए उसको एडवांस पे, रिसीट ऑफ पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब बेटा एक चीज समझो, ये वाले सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 और 13(2) में एक ड्राफ्टिंग एरर था. यहाँ पे जो सेक्शन 31 को रेफरेंस दे रहा है, ये क्या करता था, 31 सबसेक्शन 1 को रेफर करता था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स होते थे उनके केस में, और सर्विस के केस में भी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो यहाँ पे वो करता था, वो किसको करता था, ये 31 सबसेक्शन 2 को रेफर करता था. तो इसके लिए यहां से ये सबसेक्शन 1 और 2 को ओमिट किया गया, इनका रेफरेंस ये देखो, मैं आपको बताती हूँ. ये जो एक्चुअल प्रोविजन है, यहाँ पे 31 सबसेक्शन 1 हुआ करता था, तो सबसेक्शन 1 को यहाँ पे गवर्नमेंट ने हटा दिया, ओमिट कर दिया, एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में भी यही होता था. यहाँ पे ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में भी 31(2) का रेफरेंस था, तो वो सबसेक्शन का रेफरेंस हटा दिया. कुछ भी नहीं है, वो आपके एग्जाम के हिसाब से इतना रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ ड्राफ्टिंग एरर था. पहले क्या होता था, क्योंकि 31(1) की बात कर रहे हैं, तो 31(1) नॉर्मल गुड्स के लिए बात करता था, 31(2) नॉर्मल सर्विसेज की बात करता था. तो फिर भाई ऐसा होता था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के केस में क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेफर 31(1) और 2 को कर रहा है, तो ये ड्राफ्टिंग एरर था, तो गवर्नमेंट ने वो हटा दी. नाउ आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना, इन केस ऑफ गुड्स, एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हो ना भाई, चाहे वो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो, नॉर्मल गुड्स हो, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या रहेगा गुड्स के केस में, इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस. और सर्विस के केस में भी, चाहे वो नॉर्मल सर्विस हो, चाहे कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, उस पर प्रोविजंस कौन से लगेंगे, यही वाले सेम जो हमने अभी डिस्कस किए, वो सारे केसेस में लगेंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में बेटा क्या होता है, रिसिपिएंट की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, बट कब वो ये प्रोविजन बताएगा. सो गुड्स के केस में क्या होगा, गुड्स के केस में रिसिपिएंट ने, फॉर एग्जांपल के साथ समझते, कैशव नट्स आए, मैंने एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीदे, मैंने रिसिपिएंट हूं, मुझे टैक्स पे करने की लायबिलिटी, बट कब. सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन मेरे पास कैशव नट आए, या डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन मैंने उसको पेमेंट किया, या 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. वो एग्रीकल्चरिस्ट ने, फार्मर ने जिस दिन इनवॉइस इशू की, उसके बाद 31 डेज तक उसकी इनवॉइस वो बनाएगा, भेजेगा, तो गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया 31 डेज. इनवॉइस किसकी बेटा, सप्लायर की, जो सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है वो. ठीक है. रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट भी एक इनवॉइस बनाता है, सेल्फ इनवॉइस बनाता है. ठीक है, वो इनवॉइसिंग के प्रोविजंस में हमने पढ़ा था. वो क्यों बनाता है, क्योंकि सारा कंप्लायंस बर्डन उसका है, जीएसटी के हिसाब से इनवॉइस उसको बनाना पड़ता है. बट यहां किसके इनवॉइस की बात हो रही है, सप्लायर के इनवॉइस की. सो जिस दिन मेरे पास यहाँ पे गुड्स आए, या जिस दिन मैंने पेमेंट किया, या
31 days from the date of issue of invoice by the supplier. Whichever is earlier, इन तीनों में से जो भी earlier होगा वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा. देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात अगर हम करें, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की हम बात करें, तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड टू हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर. जिस दिन आप पेमेंट एक्चुअली कर रहे हो आपकी बुक्स में या रिसिपिएंट की यहाँ पे जो आपकी बुक्स में यहाँ पे अगर जो भी डेबिट हो रहा है या आप जब पेमेंट कर रहे हो बैंक में व्हिचएवर इज अर्लियर, या 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जीटीए की सर्विस ली, तो जिस दिन आप या तो पेमेंट कर रहे हो या जिस दिन जीटीए इनवॉइस दे रहा है उसके 61 डे जो रहेगा उस दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. बेटा यहाँ पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस क्यों नहीं लिखी, क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है कि आ रही, गुड्स तो दिखता है कि आ रहा है. तो रिवर्स चार्ज के केस में, गुड्स के केस में क्या है, गुड्स आ रहा है जिस दिन रिसीट ऑफ गुड्स या पेमेंट या 31 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31वें दिन, ये तीनों में से जो भी रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. एग्जाम में डेट्स दी रहेगी, आपने कैलकुलेट कर लेना है ये फॉर्मूले में डाल के. सर्विस के केस में क्या है, 13 सबसेक्शन 3 सर्विस की बात करता है जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट हुआ या 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस whichever is earlier. Where the above event are not ascertainable, the time of supply shall be date of entry in the books of accounts of the recipient of the supply. तो जब ये ऊपर के इवेंट्स नहीं मिल रहे कि भाई अब वो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि गुड्स कब आए, मैंने पेमेंट भी कैश में कर दिया, सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं बनाया, अब ये कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जिस दिन आपके पास गुड्स आए आपने अपनी बुक्स में तो एंट्री की होगी, वो दिन का दिन ले लो. देन import of services from an associated enterprise, date of entry in the books of accounts of the recipient or the date of payment whichever is earlier. अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि मैंने इंपोर्ट करी सर्विस, किससे इंपोर्ट करी मैम, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है मेरी कोई, उससे मैंने इंपोर्ट करी सर्विस. इंपोर्ट के केस में आरसीएम का क्या प्रोविजन है, जो इंडिया यहाँ पे इंपोर्टर है वो टैक्स पे करेगा, वो आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है, तो कब टैक्स कभी पे करना है, तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, यहाँ रिसिपिएंट की बुक्स में जब एंट्री हो रही है या जो डेट ऑफ पेमेंट है whichever is earlier क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इसमें एक तो सर्विस की बात हो रही है, इसमें ये 61 डेज नहीं अप्लाई होंगे ऊपर वाले, आपकी बुक्स की एंट्री डेट या पेमेंट whichever is earlier लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर वाले का कहाँ गवर्नमेंट दिमाग लगाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने यही वाले की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बोल दिया. देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स और सर्विस. वाउचर्स के केस में अब ये देखो, ये एकदम न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, जीएसटी में लेकर आए, पहले ऐसा कोई कंसेप्ट इतना नहीं होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आजकल बहुत ही वाउचर्स दे रही है, मेट्रो वाले ने वाउचर्स दे दिया, शॉपर स्टॉप वाला वाउचर्स दे रहा है, यहाँ पे मॉल्स में आप जाते हो बहुत सारे वाउचर्स मिलते हैं. तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना, तो गवर्नमेंट ने यहाँ बोल दिया कि अगर आपकी सप्लाई गुड्स की या सर्विस की आइडेंटिफाइबल है, मतलब जिस दिन आपको वाउचर इशू किया उसी दिन आपको पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या लेने वाला है सामने वाला, तो वो आइडेंटिफाइबल हो गई और उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा जिस दिन मैंने इशू किया वाउचर. और अगर आपको नहीं पता, इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. नाउ व्हाट डज इट मीन, सो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं इसको. अगर फॉर एग्जांपल आपको शॉपर स्टॉप वाले ने एक वाउचर दिया, एक वाउचर आपको मेट्रो शूज वाले ने दिया, पहले मेट्रो शूज वाला लेते हैं. मेट्रो शूज वाले ने आज आपको 31 मई को एक वाउचर दिया और आपको बोला कि ठीक है, इसके अगेंस्ट आप शूज खरीद सकते हो आगे के 6 महीने में कभी भी. इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल, यस, शूज ही लेने वाले हैं, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, मतलब 31 मई हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई. मई का टैक्स कब तक पे करते हो बेटा, 20 जून तक के 3B के साथ पे कर देना. देन यहां पे अदर केसेस, मतलब कि शॉपर स्टॉप का एग्जांपल लेते हैं. आपको शॉपर स्टॉप वाले ने वाउचर दिया, क्या बोला आपके वाउचर में, आपको बोला कि ठीक है आप ना टैक्स कभी पे करोगे, यहाँ पे आप टैक्स नहीं, यहाँ पे आपको शॉपर स्टॉप वाले ने वाउचर दिया, आपको उसने बोला कि आप इसमें से कुछ भी खरीद सकते हो. क्या आप इससे शूज खरीद सकते हो, आप इससे परफ्यूम खरीद सकते हो, आप इससे गारमेंट्स खरीद सकते हो, आपकी जो मर्जी चाहे आप वो खरीद सकते हो, तो ये तो बहुत बढ़िया वाउचर मिल गया आपको. मतलब इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल, नो इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल. देन इन दैट केस रिडम्पशन ऑफ वाउचर, मतलब कि जो
वाउचर आपको मिला है, जब आप रिडीम करोगे उस दिन शॉपर स्टॉप की लाइबिलिटी आएगी उस पर टैक्स पे करने की। फॉर एग्जांपल 31 मई को आपको शॉपर स्टॉप ने वाउचर दिया, आप रिडीम करने गए अक्टूबर, 15 अक्टूबर को आपने वो वाउचर रिडीम किया, तो 15 अक्टूबर को वो जो वाउचर है वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा और शॉपर स्टॉप को टाइम ऑफ सप्लाई की लाइबिलिटी कब आ जाएगी? अक्टूबर मंथ में। पेमेंट कब करेगा? 20 नवंबर। सो ये हो गया वाउचर्स का डिस्कशन। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेसिडुअल केसेस, बचे हुए रेसिडुअल केसेस में मतलब वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, मतलब जब आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, एंड इन ऑल अदर केसेस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बाकी सारे केसेस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। देन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपका पेमेंट, आप मेरे से मोबाइल खरीद के लेके गए, आपने बोला मैम मैं भी हफ्ते भर में पेमेंट भिजाता हूँ, मैंने बोला ठीक है आप हफ्ते भर में पेमेंट भिजा देना, बट अगर आपका 1 वीक से लेट हुआ तो आपको 500 रुपीज का मैं यहाँ पे पेनल्टी लगाऊंगी। आपने बोला बिल्कुल लगा दीजिए, मैं पक्का अभी भेजता हूँ हफ्ते भर में पेमेंट। आप घर गए, आप भूल गए, फिर आपने मुझे 15-20 दिन बाद पेमेंट भिजवाया, मैंने उसमें 500 रुपीज आपने मेरे को डिले पेमेंट चार्जेस भी भिजवाए, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई 500 रुपए का कब आएगा? तो जिस दिन वो पेमेंट रिसीव हो, जिस दिन मैंने सप्लाई किया था, क्या उस दिन मुझे पता था कि आपको मैं 500 रुपए की पेनल्टी लगाऊंगी? नहीं, तो उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आ सकता है? इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि जो डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए इंटरेस्ट लगे, पेनल्टी लगे, लेट फीस लगे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? जब वो पैसा आएगा। वेयर द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 12 और 13 पढ़ा, फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में, वाउचर्स में, रेसिडरी केसेस में और इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के केस में। और ये इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वैल्यूएशन के चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा, उसे इंक्लूजन में लिया जाता है, इसके बाद पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में क्या होता है बेटा, अभी जीएसटी जब से आया गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली रेट्स चेंज कर रही है। अब फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर के पहले कोई गुड्स या सर्विसेज पे 12% का रेट था, वो फॉर एग्जांपल चेंज होकर 18% हो गया। मतलब पहले पुराना रेट, फिर नया रेट आ रहा है, ऐसे बहुत सारे 18 का 28 हो रहा है, 28 का 18 हो रहा है, तो ऐसे काफी सारे रेट चेंजेस हो रहे हैं। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना, तो बेटा इस केस में 12-13 के हिसाब से नहीं करना है, सेक्शन 14 के हिसाब से करना है, ठीक है। अब किस केस में, देखो कोई भी सप्लाई होती है तो 3 चीजें होती है, एक होता है गुड्स का आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेकेंड इवेंट होता है आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, और थर्ड इवेंट होता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो अब इन तीनों इवेंट में से सप्लाई, इनवॉइस एंड पेमेंट, आपको देखना है इसमें से 2 इवेंट्स कब हो रहे हैं, पहले या बाद में, रेट चेंज होने के पहले या बाद में, जिस साइड हो रहे हैं वो वाला रेट ले लेना है एग्जाम के लिए। सो अगर इफ एनी ऑफ द 2 इवेंट्स बिफोर द चेंज इन रेट देन द ओल्ड रेट, एनी ऑफ द 2 इवेंट्स आफ्टर द चेंज इन रेट न्यू रेट। सीधा एग्जाम के लिए आपको इतना ही याद रखना है। देखो अब हम देखेंगे यहां पे, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के लिए आपका 1 अक्टूबर से रेट चेंज हो रहा था, 1 अक्टूबर से रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 अक्टूबर के पहले 12% रेट था, 1 अक्टूबर के बाद 18% रेट हो गया। तो 1 अक्टूबर के पहले आपका सप्लाई और इनवॉइस दोनों पहले हो गया, और आपका पेमेंट बाद में हो गया। तो आपको कौन सा रेट लेना पड़ेगा, तो आप ओल्ड रेट लोगे। अब फॉर एग्जांपल आपका सप्लाई, इनवॉइस, इन दोनों में से सिर्फ सप्लाई पहले हुआ या इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में हुआ, तो आप कौन सा रेट लोगे बेटा, आप न्यू रेट लोगे। तो आपको देखना है कि आपके 2 इवेंट्स कहां हो रहे हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट में से, ठीक है। अभी एग्जाम के लिए आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसमें अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है बेटा कि जीडी जो होते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स जो होते हैं, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आता है जिस दिन अलॉटमेंट लेटर इशू होता है। So GST is to be paid at the time when the possession or right in property is transferred to a landowner by entering into a conveyance deed या similar instrument, example allotment letter। तो जिस दिन आपका लैंड ओनर एंटर हो रहा है किसी डीड में या इंस्ट्रूमेंट में, उस दिन रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन सर्टेन केसेस। किसकी बात हो रही है बेटा, आपको ध्यान हो, हमने आरसीएम के चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या बात थी, देखो पहले आरसीएम की एंट्री समझेंगे, एग्जेम्पशन, फिर क्लब करके यहाँ पे समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई उसका। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे आरसीएम में क्या पढ़ा था,
एनी पर्सन, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज, किसको देता है, प्रमोटर को। तो आरसीएम में क्या पढ़ा था कि इस पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी आती है आरसीएम में, प्रमोटर की, प्रमोटर टैक्स डिस्चार्ज करेगा। बट एक एग्जेम्पशन एंट्री भी, एग्जेम्पशन क्या बोलता है कि भाई रुको रुको रुको, अगर इससे कोई फ्लैट्स बनते हैं, इससे कोई फ्लैट्स बनते हैं तो उस केस में और अगर ये फ्लैट्स आप बेच देते हो, कब तक, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो ये टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, कब, शर्त रख दी उन्होंने, शर्त क्या थी, शर्त ये कि भाई अगर यहाँ पे आपने टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज लिया, यहाँ प्रमोटर ने क्या किया भाई, बिल्डिंग वगैरह बनाया और सारे फ्लैट्स बिक गए, कब तक, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर, तो आपका ये एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा, ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी सर्विस आपकी। ये बात हो गई। अब अगर जो फ्लैट अनसोल्ड अगर रह गए, तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 4 फ्लैट्स अनसोल्ड रह गए बेटा, ये 4 फ्लैट्स अनसोल्ड रह गए, तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन विड्रॉल हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली वो 4 फ्लैट से रिगार्डिंग, जो भी अनबुक्ड फ्लैट रहेंगे ऑन फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन जो भी अनबुक्ड फ्लैट रहेंगे उतना एग्जेम्पशन आपका विड्रॉ हो जाएगा और आपको टैक्स पे करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, बट पहले आप बैकग्राउंड समझो। ये जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज की, ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शर्त ये रहेगी कि भाई आपने ये फ्लैट्स बेच देने हैं बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन। बट अगर नहीं बेच पाए तो क्या होगा, फिर जो फ्लैट्स अनबुक्ड अनसोल्ड रह जाएंगे उस पे प्रमोटर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। पहले तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो भी अनबुक्ड अनसोल्ड रहेंगे उस वो क्या हो जाएगा बेटा, उस पे टैक्स लग जाएगा। और उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होगा, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो एक बार पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय लैंड ओनर टू डेवलपर बाय वे ऑफ, किसकी सर्विस की बात हो रही है, टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड। सब्जेक्ट कंडीशन क्या है कि भाई कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर, एंड टैक्सेस पेड ऑन देम। जो भी यहाँ पे फ्लैट्स बिके उस पे क्या हुआ, टैक्स भी आपने पे कर दिया। Such exemption of TDR, FSI, long-term lease shall not be available in case flat which remain unbooked on the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project whichever is earlier। तो वो exemption नहीं मिलेगा हमें, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा exemption नहीं मिलेगा on unbooked flat। किस दिन unbooked flat, on the date of issuance of completion certificate और first occupation, और उसका क्या हो जाएगा, आपको टैक्स पे करने के लिए आ जाएगा, किसको, प्रमोटर को, अंडर आरसीएम, कितना, वहां प्रोपोर्शनेट बेटा। द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स एट द एप्लीकेबल rate on reverse charge basis on such proportion of what, वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट, एफएसआई, जो भी प्रोपोर्शनेट यहाँ पे वैल्यू आएगी डेवलपमेंट राइट की, एफएसआई की, अपफ्रंट अमाउंट जो भी लॉन्ग टर्म लीज के लिए पे किया, एज इट्स एट्रीब्यूटेबल टू सच अनबुक्ड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, जो भी एट्रीब्यूटेबल आएगा, जो भी प्रोपोर्शनेट आएगा उतना टैक्स पे करने के लिए आएगा। फॉर सच पर्सन हु शैल पे सेंट्रल टैक्स ऑन, बेटा ये देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये जो पार्ट है ये आप यहाँ पे ले लेना, आपके नोट्स पे शायद हो सकता है कि पहले वाला, ये देखो आपके नोट्स में हो सकता है ये वाला पार्ट हो, बट नहीं, अभी ये जो पोर्शन है अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, सो फॉर सच पर्सन हु शैल पे सेंट्रल टैक्स ऑन व्हाट, in a tax period not later than the tax period in which date of issuance of completion certificate of the project where required by the competent authority or date of its first occupation of the project whichever is earlier fall। तो क्या बात हुई कि भाई उन लोगों को कब पे करना है यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होगा, भाई एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, आप बोला आपने टाइम ऑफ सप्लाई कब यहाँ पे ट्रिगर होगा, तो उन्होंने बोला नॉट लेटर देन इन अ टैक्स पीरियड, नॉट लेटर देन क्या, जहां पे डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका फॉल हो रहा है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उस टैक्स पीरियड में, नॉट लेटर देन दिस टैक्स पीरियड, मतलब कि क्या हुआ इसका, टैक्स ऑन सच सप्लाई कैन बी पेड इन द टैक्स पीरियड इन विच अर्लियर ऑफ दीज टू इवेंट्स अकर और एनी अर्लियर टैक्स पीरियड। तो या तो ये दोनों में से अर्लियर जो आ रहा है वहां, या उसके पहले भी आप टैक्स पे करना चाहो तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, अर्लियर ऑफ दैट भी कर सकते हो। ये क्या है, मैक्सिमम टाइम दिया है आपको।
यहाँ आपको क्या दिया है, मैक्सिमम टाइम दिया है। पहले उन्होंने क्या बोला था, जब यहाँ पे पहले प्रोविजन था वो था कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अभी क्या बोल दिया उन्होंने, इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जब आपका एग्जेम्पशन यहाँ पे क्या होगा, हमने पूरा प्रोविजन पढ़ा, एग्जेम्पशन आपका विड्रॉ होगा, आपको क्या कराएगा, टैक्स पे करना रहेगा। टैक्स पे करने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ता है कि भाई लाइबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज हो रही है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका कभी फॉल करेगा, बहुत ही आसान कर दिया, नॉट लेटर देन अ टैक्स पीरियड जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन फॉल होता है। मतलब कि जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन फॉल हो रहा है विच एवर इज अर्लियर, या उससे भी पहले का कोई टैक्स पीरियड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्या, रिवीजन ऑफ व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, तो आपने भी बिल्कुल प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर की, और इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते रहते हैं। सो बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर का रिवीजन, एंड विल स्टॉप आवर रिवीजन फॉर दिस चैप्टर ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।